नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं जल्द हकीकत में तब्दील हो सकती हैं। दरअसल मोदी कैबिनेट में बदलाव तय माना जा रहा है, क्योंकि कई संभावित मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी कार्यक्रम गुरुवार तक रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में खबर है कि 8 जुलाई तक मोदी सरकार 2.0 का पहला विस्तार होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी 53 सदस्य हैं, जबकि 28 और मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार 8 जुलाई तक संभव है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी यानी कि गुरुवार को पीएम मोदी की कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और खबर यह भी है कि नए मंत्रिमंडल में 20 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को मंत्री पद से हटाकर राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया। इससे साफ जाहिर है कि मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। पीएम कैबिनेट में शामिल होने वाले नए नामों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, सुशील मोदी और वरुण गांधी के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं। और इन सब के अलावा कुछ मंत्रियों की केंद्रीय कैबिनेट से छुट्टी की जा सकती है। कैबिनेट विस्तार का एक बड़ा कारण कई मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग की जिम्मेदारी भी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे ये कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार केंद्र में अपने 5 मंत्री चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव में बराबर सीटों से चुनाव लड़ा था। तो वहीं मोदी सरकार में जेडीयू शामिल हो सकती है। इस बीच एक सवाल ये भी आ रहा है, क्या उसकी एंट्री में पेच फंस सकता है? जेडीयू कोटे से इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 चेहरों को शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर प्रसाद को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद जेडीयू के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जो भी पीएम नरेंद्र मोदी चाहेंगे वही होगा। उन्होंने कहा कि किसी फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरसीपी सिंह सब तय कर रहे हैं। हरियाणा में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि हरियाणा के मौजूदा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का तबादला त्रिपुरा किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने हैं। इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त थे। फिलहाल हरियाणा के जो मौजूदा राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उनका कार्यकाल हरियाणा में करीब 3 साल का रहा है। चूंकि सत्यदेव नारायण आर्य की नियुक्ति अगस्त 2018 में हुई थी और अब उनका तबादला त्रिपुरा में किया गया है। इससे पहले भी जब सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल बने थे, उस दौरान हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी थे। उनका भी यहाँ से तबादला करके उनको त्रिपुरा नियुक्त किया गया था। ऐसे में हरियाणा में कप्तान सिंह सोलंकी के बाद और सत्यदेव नारायण आर्य के बाद अब बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। लेकिन राज्यपाल के तौर पर बंडारू दत्तात्रेय पद एवं गोपनीयता की शपथ कब लेंगे, इसका फिलहाल कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का बयान अब एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने यह बयान दिया था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, उसका डीएनए एक ही है, चाहे वो फिर किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। इसे लेकर विपक्ष ने डॉक्टर मोहन भागवत पर काफ़ी हमला किया था। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब आरएसएस के अंदर ही विरोध के सुर उत्पन्न हो गए हैं। और अगर बात करें विरोध के सुरों की, तो ये ज़्यादातर नागपुर, पश्चिम बंगाल और असम से सामने आ रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनावों के दौरान सबसे ज़्यादा आरएसएस ने अपना योगदान दिया था।
ये पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर मोहन भागवत ने इस तरीके का बयान दिया है। आज से 3 साल पहले यानी कि 2018 में भी मोहन भागवत ने इसी तरीके का बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। लेकिन अब एक बार फिर से उनका ये बयान राजनीतिक सरगर्मियों को हवा देने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों के साथ हिंदुओं के रिश्ते पर बयान ने वैचारिक गर्मी पैदा कर दी है और संघ में ही बहुत से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल विवाद की जड़ संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत का रविवार को गाजियाबाद में दिया वो बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिसे लेकर ऐसा लग रहा है कि करीब 50 साल के बाद संघ प्रमुख के विचार को लेकर संघ के भीतर ही आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष अब जल्द मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और ये बदलाव कुछ अलग ही होगा। पार्टी की तरफ से 3 नए फॉर्मूले तय किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार अध्यक्ष पद अगर सोनिया गांधी नहीं संभालती हैं तो पार्टी को नया अध्यक्ष गांधी परिवार से अलग मिलेगा। कांग्रेस में अगले कुछ दिनों में शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। संगठन से लेकर राज्यों तक इसका असर देखा जा सकता है। पार्टी के अंदर ही उठ रहे तमाम विरोधाभासी आवाजों और दूसरे सहयोगी दलों के दबाव के बीच पार्टी अब खुद को सक्रिय मोड में दिखाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में बड़े बदलाव के लिए 3 फॉर्मूले तय किए गए। इसके तहत पार्टी को गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष का पद मिल सकता है। इसका विकल्प इसलिए बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी भी परिवार से अलग किसी को अध्यक्ष बनाने की अपनी बात पर कायम है। ऐसे में अगर ये दबाव बना रहा तो इसके लिए भी पार्टी अब खुद को तैयार कर रही है। हरियाणा कांग्रेस में चल रहे विवाद को लेकर आज एक बार फिर से दिल्ली में गतिविधियों और बैठकों का दौर देखने को मिला। हरियाणा कांग्रेस के कई विधायक आज दिल्ली पहुंचते हुए नजर आए। इन तमाम विधायकों ने आज दिल्ली में पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचकर बैठक की। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे। इसके बाद ये तमाम विधायक हरियाणा के कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचते हैं और वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से बातचीत करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उस वक्त हरियाणा के तमाम नेताओं की मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से नहीं हो पाती, क्योंकि केसी वेणुगोपाल पार्टी दफ्तर में मौजूद नहीं थे। लेकिन देर शाम होते होते हरियाणा कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से बातचीत की और अपनी बातें संगठन विस्तार समेत पंचायत चुनाव को लेकर केसी वेणुगोपाल के सामने रखी। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार कब तक ये हरियाणा कांग्रेस का विवाद सुलझता हुआ नजर आता है। मॉनसून सत्र की बात करें तो काफी हंगामेदार मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हुआ है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, और लगातार जो विपक्ष है वो सरकार के ऊपर हमलावर है और सरकार भी जो है वो विपक्ष को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही है, जिसको देखते हुए जो विपक्ष के 12 जो विधायक हैं उन्हें कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया है तकरीबन 1 साल के लिए, जिसकी वजह से जो सरकार के विपक्ष के जो नेता है देवेंद्र फडणवीस वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो उनके 12 विधायक है उनका जो सस्पेंशन है कहीं ना कहीं वो वापस लिया जाए, जिसकी वजह से जो विधानसभा के बाहर जो है विपक्ष ने काफी सारे हंगामे किए और वहीं बैठ गए और वहीं सरकार से ये मांग करने लगे कि जो ओबीसी आरक्षण का जो बिल है उसे भी कहीं ना कहीं पास किया जाए। और जो शेतकरी है महाराष्ट्र के अंदर, और अगर बात करें किसानों की तो किसान के जो तकलीफ है उसे कहीं ना कहीं दूर करने के लिए जो विपक्ष है वो लगातार कोशिश कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि जो राहत पैकेज है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ऐलान करे। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर कोरोना काल की वजह से लगातार जो लॉकडाउन का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और अगर सरकार की बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है और विपक्ष जो है वो फ्रंट फुट पे खेलने की तैयारी कर रहा है और फ्रंट फुट पे ही देखते हुए देवेंद्र फडणवीस जो है वो लगातार सरकार पे हमलावर है और जिसके मद्देनजर अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर क्या विपक्ष जो है वो फ्रंट फुट पे खेलता है और जो सरकार है वो बैकफुट पे खेलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि ये परीक्षा साल में 2 टर्म में कराई जाएगी। वहीं इसकी परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। आपको ये भी बता दें कि इसका सिलेबस 50% कवर कराया जाएगा।
वहीं इसकी पहली सत्र नवंबर से दिसंबर के महीने में कराई जाएगी। तो वहीं दूसरी सत्र की बात करें तो दूसरी सत्र मार्च से अप्रैल की महीने में कराई जाएगी। हालांकि ये फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए नई स्कीम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय सीबीएसई की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए जारी नए शेड्यूल के मुताबिक 2 टर्म में परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपको बता दें कि पहले सत्र का परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा मार्च-अप्रैल में करवाई जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह बड़ा फैसला सीबीएसई की ओर से लिया गया है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। देश में कोरोना वायरस भले ही 50,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी डेथ रेट में उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए दिल्ली और कई अन्य राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी भी लॉकडाउन है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 35,000 से भी कई नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। देश में दूसरे लहर के मामले भले ही 50,000 से कम दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन डेथ रेट में अभी भी थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना के मामलों में तेज गिरावट को देखते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी लॉकडाउन है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 39,796 नए मामले सामने आए और 723 मरीजों की जान चली गई। बढ़ती गर्मी से दिल्ली वासी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग की 2 भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है। सबसे पहले 27 जून को दिल्ली में मॉनसून पहुंचने की बात कही गई थी, लेकिन मौसम विभाग ने कहा था कि अब 27 नहीं 8 जुलाई को दिल्ली में मॉनसून की दस्तक हो सकती है। लेकिन अब 8 नहीं बल्कि 10 जुलाई को पूरे उत्तर भारत में मॉनसून पहुंचने की संभावना है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है और इसी के चलते लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पूरा अनुमान जारी किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 जुलाई तक बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून में देरी हुई है, और इससे पहले साल 2012 में 7 जुलाई को मानसून देरी से पहुंचा था, जबकि 2006 में मानसून ने 9 जुलाई को राजधानी में दस्तक दी थी। फरीदाबाद के खोरी गांव की पहली तोड़फोड़ कल संभावित है और इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल स्वयं वहां गांव खोरी पहुंची और उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ मुनादी लगातार करवाई जा रही है। आज शाम तक का अल्टीमेटम लोगों को दिया गया था कि वहां वे अपना सामान जो है दूसरी तरफ स्थानांतरित कर लें और वहां से चले जाएं। अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी लोगों की होगी, ऐसा प्रशासन ने सख्त रूप से कह दिया है। वहां पर 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस तोड़फोड़ के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जोन में खोरी गांव को विभाजित किया गया है और माना जा रहा है कि कल 3 जोनों में संभावित तोड़फोड़ को अंजाम दिया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। खुफिया तंत्र खोरी गांव में चप्पे चप्पे पर तैनात है। प्रवेश मार्ग से लेकर हर खोरी के छोर तक तमाम जगह पर पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है। खुफिया तंत्र पूरी तरह से जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। कहीं कोई राजनीतिक साजिश वहां रची ना जाए, इसको लेकर भी पूरी तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फरीदाबाद पुलिस प्रशासन, नगर निगम वहां पर बिना किसी विरोध के तोड़फोड़ को अंजाम दे पाता है या नहीं। दरअसल गुरुग्राम के 57 लोग ऐसे थे जिनको की फर्जी तरीके से न केवल सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया, बल्कि कोविन पोर्टल के ऊपर गलत जानकारी दर्ज कर कहीं ना कहीं जिला स्वास्थ्य विभाग को भी धोखे में रखा। जिला स्वास्थ्य विभाग ने तमाम वो दस्तावेज या फर्जी सर्टिफिकेट गुरुग्राम पुलिस को सौंपे हैं, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 31 के चिरंजीव अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश के बाद क्या कुछ सामने आएगा, यह तो कुछ दिन के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामले ने एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महंगाई आसमान छू रही है,
डीजल और पेट्रोल के दाम इस समय शतक लगाने की होड़ कर रहे हैं। आम आदमी पर इस महंगाई की मार पड़ रही है। इससे किसान भी अछूता नहीं हैं। डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण खेती करना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा दाल व सरसों तेल इत्यादि के दामों में भी आग लगी हुई है, जिसका असर रसोई के बजट पर दिखाई पड़ रहा है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाए गए हैं, लेकिन स्टेडियमों में सुविधाओं का अभाव है। समालखा के भापरा स्थित स्टेडियम में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां पर खिड़की दरवाजे तो टूटे हुए हैं ही, साथ ही वहां पर शौचालय तक भी टूटे पड़े हैं, जिसको आज तक किसी भी अधिकारी ने वहां किसी भी तरह की सुध नहीं ली है। वहां पर आने वाले खिलाड़ियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों के लिए पीने का पानी तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानियाँ लड़कियों को हो रही है, जो कि वहाँ पर कुश्ती और कबड्डी की प्रैक्टिस के लिए आती है। समालखा के स्टेडियम में आसपास के गांवों से कई जिलों से खिलाड़ी वहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर मूलभूत सुविधा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं है। खिलाड़ियों की मांग है कि जल्द से जल्द स्टेडियम का सुधारीकरण किया जाए और उन्हें सभी सुविधा दी जाए। पर्यावरण संरक्षण और उम्रदराज पेड़ों को संरक्षित करने के मकसद से प्रदेश की सरकार द्वारा घोषित प्राण वायु देवता योजना को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया फरीदाबाद जिले में भी शुरू हो गई है। पुराने उम्रदराज पेड़ों को उचित रखरखाव की इस योजना के तहत 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल करने वालों को अब सरकार प्रति वर्ष 2500 रुपये पेंशन के रूप में देगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यावरण दिवस पर इस आशय की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद वन विभाग ने ऐसे पेड़ों को चिन्हित करने के लिए सर्वे किया जो 75 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इसी योजना के दायरे में फरीदाबाद जिले में 250 से अधिक पेड़ आ रहे हैं। पेड़ सरकारी विभाग की जमीन पर है तो उस विभाग के लिए पेंशन दी जाएगी। इस राशि से पेड़ों के चारों तरफ ग्रिल लगवा सकते हैं, पानी और लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे आने जाने वाले लोग इसके नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं। अब इन उम्रदराज बुजुर्ग दरख्तों की देखभाल करने वाले उचित व्यक्ति तक ही यह पेंशन धारी दरख्तों का पैसा पहुंचेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। महिला सुरक्षा को लेकर महिला थाना पुलिस महिलाओं को कर रही है जागरूक। इसी कड़ी के चलते डीएवी गर्ल्स कॉलेज में यूथ क्लब और वुमेन सेल के साथ एक ऑनलाइन लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला थाने की एसएचओ सोमवती ने महिलाओं को जहां दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में जागरूक किया, साथ ही उन्हें महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि इस पर लोकेशन पर बटन दबाते ही 1091 पर कॉल आएगी और तुरंत महिलाओं को मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि वो सोशल साइट्स पर अपनी जानकारी ना दें, इसके लिए उनके साथ कभी भी अपराध हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1091 रामबाण साबित हो रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते अतिक्रमण से कहीं ना कहीं साइबर सिटी गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है। गुरुग्राम के तमाम मुख्य चौक चौराहों पर रेहड़ियों की लंबी लंबी कतारें, सड़कों पर जाम, दुकानदारों का अतिक्रमण कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। गुरुग्राम की कई ऐसी मुख्य सड़कें हैं जहां पर इस तरह अतिक्रमण है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है और शाम को वहां पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। हालांकि निगम का दावा है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन अतिक्रमण कब हटेगा और गुरुग्राम वासियों को इससे कब निजात मिलेगी, फिलहाल ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से गुरुग्राम अतिक्रमण की चपेट में है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में गुरुग्राम के ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि जो निगम के दावे हैं वो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जैसे ही अतिक्रमण को हटाया जाता है, उसके बाद तुरंत पीछे से दोबारा से अतिक्रमण की कतारें शुरू हो जाती है।
ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए सबक होना चाहिए जो लोग अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात निगम कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि निगम की ये सख्ती कितनी रंग लाएगी। किसान बार बार ये कहता है कि खेती अब घाटे का सौदा होती जा रही है और ये बात सिद्ध भी होती जा रही है, क्योंकि जून का महीना है और अभी तक मौसमी बारिश शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि किसान धान की रुपाई अब चल रही है, जिसके कारण किसान और मजदूर को अब घाटा होता जा रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही और किसान की धान की रुपाई नहीं हो पा रही। तो ऐसे में अब किसान जो है अपनी फसल की रुपाई कैसे करे, क्योंकि डीजल जो है लगातार महंगा होता जा रहा है और महंगाई के कारण वो डीजल भी नहीं जला पा रहा। तो ऐसे में अब वो भगवान से भी प्रार्थना करता है कि जल्द से जल्द बारिश हो, लेकिन जैसे ही किसान की जो उपज पैदा होती है उससे ही सारा परिवार निर्भर रहता है, जिससे मजदूर भी अपना परिवार चलाता है और किसान भी अपना परिवार चला पाता है। कोरोना बंदिशों में मिली ढील के बाद अचानक से पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल इस समय पर्यटकों से गुलजार हैं। वहीं पर्यटन व्यवसायी भी खुश हैं कि एक बार फिर कारोबार पटरी पर वापस लौटने लगा है। राजधानी शिमला की बात करें, हजारों की तादाद में पर्यटक यहां पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन इनके आने से सड़कें पूरी तरह से जाम हैं। यही नहीं, होटल व्यवसायी ये कह रहे हैं कि दाम अच्छे मिल रहे हैं और ऐसे में होटल भी जैम पैक हैं। लेकिन कोरोना काल में इस तरह से पर्यटकों की भीड़ का होना कहीं ना कहीं कोरोना नियमों का पालन कराने में भी दिक्कत आ रही है। राज्य सरकार ने पहले ही सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पे रखा है और ये कहा है कि आप कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करवाइए। जिस प्रकार आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में 10वीं का जो रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ऊना जिला ने भी अपना जो है अपना वर्चस्व कायम रखा है। श्रुति राणा ने काफ़ी ज़्यादा यानी कि 92% लेकर, यानी कि 700 में से 637 नंबर लेकर हिमाचल के ऊना का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।